कहते हैं कि कलाएं राज आश्रम में फलती है, फूलती है और ऊंचाइयों को छूती है। नीला पात्र, नीला रंग, इतना सुकून देने वाला, जैसे नीला आसमान है, नीला जल है। और हमारे अंतरिक्ष में जब यात्री और ऊपर से देख के उन्होंने जब पृथ्वी का वर्णन किया तो उन्हें नीला ही नीला नजर आया। उस कला के बारे पे नमस्कार, मैं शिल्प गुरु गोपाल सैनी, जयपुर ब्लू पॉटरी का एक हस्तशिल्पी। जयपुर की ब्लू पॉटरी पर्शियन कला है, जो जयपुर के महाराजा थे सवाई राम सिंह जी द्वितीय, वह बड़े ही आर्ट प्रेमी थे। क्योंकि जब वो नजराने में हीरे जवाहरात वगैरह ये दिया करते थे, उसके साथ में ब्लू पॉटरी का एक पात्र भी, तो उन्होंने अपने महल में जब देखे कि बोले इनके कलाकार कहाँ हैं, तब राजा जी को पता पड़ा इसमें एक कला का कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं कई कलाकार, वो है जयपुर की ब्लू पॉटरी। देखिए, पहले कोई ज़माने में इतना इंटीरियर का काम था नहीं, तो उन्होंने अपना पारंपरिक जो पेशा वाले जो कला जो थी उसको अपना लिया, फिर ये कला लुप्त हो गई। 1963 में दो पावर वुमेन, सेंट्रल मिनिस्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय और जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने वापस एक कला के प्रति एक रुचि रखी और एक कला इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में उन्होंने सोचा, जिसका नाम रखा सवाई राम सिंह जी शिल्पशाला। मेरे गुरुदेव पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत साहब। फिर मैंने एक बार लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी निकली थी, तो मैंने वहाँ सरकारी, तो मैंने भी फॉर्म भरा था और मेरा इंटरव्यू था, और जिनके अंडर में मैं पीएचडी कर रहा था वो उस इंटरव्यू में बैठी हुई थी। फिर उन्होंने इस तरह का मुझे 2 घंटे तक लेक्चर दिए और वो मेरा इतना ब्रेन वॉश हो गया कि मैंने वो वहाँ जाना ही कैंसिल कर दिया, सुबह गया ही नहीं। अपने काम की उन्होंने कहा भाई चलो इसको बनाओ तुम, और उन्होंने मुझे कई चांस दिए फिर कि भाई देखो तुम ये बनाओ, इसकी भी कॉपी करो, इसको करो। बड़े समस्या इकोनॉमी आती थी, तो इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ता था। तो लेकिन फिर भी मैं कला के प्रति इतना था कि मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था, मुझे ऐसा ये मेरा सौभाग्य था और मुझे सीखने को मिला। मैं उसके प्रति इतना जुड़ गया, मैंने अपना कैरियर ब्लू पॉटरी में ही बनाया। नमस्कार, मैं शिल्प गुरु गोपाल सैनी, जयपुर ब्लू पॉटरी का एक हस्तशिल्पी। जैसे नाम से ही जाना जाता है कि जयपुर की ब्लू पॉटरी यानी नीली आभा, नीला पात्र, नीला रंग, इतना सुकून देने वाला, जैसे नीला आसमान है, नीला जल है। और हमारे अंतरिक्ष में जब यात्री गए और ऊपर से देख के उन्होंने जब पृथ्वी का वर्णन किया तो उन्हें नीला ही नीला नज़र आया। उस कला के बारे पे मैं आज अपने जीवन में जो मैंने उस कला को जो अपनाया उसका साझा आप लोगों से कर रहा हूँ। वैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी पर्शियन कला है, पर्शिया से हमारे यहाँ भारत में आई मुग़लों के साथ में, और धीरे धीरे यहीं की होके रह गई। 1835 से 80 के कार्यकाल सवाई राम सिंह जी द्वितीय, जो जयपुर के महाराजा थे, वह बड़े ही कि एक भोला खुमार है जो दिल्ली में कार्य कर रहा है। दुनिया में पॉटरी आप कहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन देखने के लिए, बनती हुई देखने के लिए जयपुर में ही आना पड़ता है। यही एक ऐसी मात्र पॉटरी है जो टोटल आज भी बिना किसी मशीनरी के एम्बोजिंग वर्क था। तो उन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल अपने स्टूडियो में बैठ के जो मेरे मन में चलता था वो द्वंद मैंने उसको साकार करने की कोशिश की। और धीरे 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 पहले बार बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ा निराश भी है, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से था कि जहाँ इकोनॉमी की ऐसे छूट नहीं थी। हम 5 भाई, एक सिस्टर थी। एक हमारे पास एक बिजनेसमैन जो आया, वो बिल्कुल चाहता था कि मुझको कलात्मक चाहिए, मुझे बिल्कुल हटके चाहिए, ब्लू पॉटरी में जो बनता है उससे बिल्कुल अलग हटके। तो वो आके बोले देखो ये लो, क्या आप ये कर सकते हो? मैंने कहा साहब देखो मेरी डिक्शनरी में ना तो है नहीं, मैं पूरा प्रयास करूँगा और अपनी कसौटी पे उतरने की कोशिश करूँगा। कलर्स जैसे ब्लू पॉटरी, नाम इसका ये दिया हुआ अंग्रेज़ों का नाम है। पहले इसका नाम संगीने, जो पर्शियन नाम है संगीने, यानी तराशा हुआ नगीना।
हैंडमेड है। जहाँ मैं सोचता हूँ, मैंने कहा ना यूथ वहाँ से आगे की, बहुत आगे की सोचते हैं। हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच चालू होती है। यूएसए के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सीईओ एक बार वो लोग आए हमारे यहाँ, और वो जब देखा, जब उनसे वार्तालाप की, तो वो इतने प्रभावित हुए कि वो अपने ग्रुप को यहाँ, हमारे यहाँ जयपुर जब कोई यूएसए का ग्रुप आता है तो वो हमारे यहाँ ज़रूर विज़िट करता है। काम अगर कोई भी करेगा तो उसको पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। मेरे लाइफ में भी बहुत से ऐसे अपने आप चैलेंज आए कि कई बार है कि भाई मुझे ये क्या करना। जैसे सबसे पहले तो कहते हैं ना कि भाई आप माल बना रहे हो, लेकिन अब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन उसको मार्केट कहाँ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपना कार्य को फोकस रखिए। तो लोगों ने, हमारे पास इतनी डिमांड आई कि हमारे पास लोगों की जो संख्या के हिसाब से, जैसे कोई 500 पीस मांग रहा है, कोई जैसे टी लाइट्स के मांग रहा है, सर 10,000 पीस चाहिए हमारे को, कि 5-5 का ऐसा। तो ऐसा हमारे पास इतना स्टॉक होते हुए भी लास्ट में हम लोगों को मना करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी कलाओं को यहाँ भी अब स्थान, लोगों की सोच बदल चुकी है और लोग इसे लाइक कर रहे हैं, और अपने घर के कोने में कहीं ना कहीं हमारी कलाओं को स्थान दे रहे हैं। मतलब तनाव भरी दुनिया में तनाव मुक्त होने के लिए ये पारंपरिक कलाएँ, मैं मानता हूँ कि सुकून देती है। यारी मिली, यानी उस समय ब्लू पॉटरी के नाम से ही जाना था, क्योंकि मुग़लों से और जयपुर का जो संबंध था बड़ा ही गहरा रहा है। जिस कला के जो कलाकार थे उनको फैमिली, उनके बस्ती भाई बसाया गया, ताकि अगर कोई बाहर से लोग जब आए हैं उसको खरीदने या उनको देखने, तो उनको एक ही मोहल्ले में बहुत सी चीज़ें उनको देखने को उपलब्ध हो सकती है। गायत्री देवी जी ने उनको बुलाया और कहा कि कृपाल सिंह जी, ये एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जिसमें जो हमारे यहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं उनकी एक ट्रेनिंग सेंटर है ये, तो लोगों को सीखने को भी मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा, और हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं जो लुप्त हो रही है वो भी वापस लोगों के सामने आएगी। कि एक भोला खुमार है जो दिल्ली में कार्य कर रहा है। बाद में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वो सभी कलाओं के बारे में जानते थे, जैसे मूर्ति कला है, पेंटिंग है, तारकसी है और लकड़ी के चंदन का काम है, लेकिन ब्लू पॉटरी के बारे पे वो कभी भी न तो सुने थे, न उनको कहीं जानकारी थी। तो ये बड़ा उनके सामने एक चैलेंज था। उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकारा। 63 में 2 पावर वुमेन, सेंट्रल मिनिस्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय और जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने वापस एक कला के प्रति एक रुचि रखी और एक कला इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे पे उन्होंने सोचा, जिसका नाम रखा सवाई राम सिंह जी शिल्पशाला। मेरे गुरुदेव पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत साहब, वह शांति निकेतन से के बाद में जापान गए थे और वहाँ से जापानी आर्ट भी सीखी और भारतीय कला का वहाँ पे शिक्षा भी दी। वह जयपुर आए हुए थे। गायत्री देवी जी ने उनको बुलाया और कहा कि कृपाल सिंह जी, ये एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जिसमें एक जो हमारे यहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं उनकी एक ट्रेनिंग सेंटर है ये, तो लोगों को सीखने को भी मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा, और हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं जो लुप्त हो रही है वो भी वापस लोगों के सामने आएगी। तो उन्होंने, महारानी जी को कौन मना कर सकता था, तो उन्होंने कहा, सहज भाव से अपना लिया और उन्होंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया। बाद में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वो सभी कलाओं के बारे में जानते थे, जैसे मूर्ति कला है, पेंटिंग है, तारकसी है और लकड़ी के चंदन का काम है, लेकिन ब्लू पॉटरी के बारे पे वो कभी भी न तो सुने थे, न उनको कहीं जानकारी थी। तो ये बड़ा उनके सामने एक चैलेंज था। उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकारा और उसके बारीकी से उस फैमिली को ढूंढा जो उसके लास्ट जो नाथी बाई महिला थी, उससे वो वयोवृद्ध हो गई थी, उससे जानकारी लेके कहाँ से क्या मिलता है, ऐसे बड़ा परिश्रम किया और यहाँ तक ही पूछे कि आज उनका ही परिश्रम का परिणाम है कि जयपुर की ब्लू पॉटरी लोगों के सामने देखने को मिलती है और एक जयपुर के नाम के साथ में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। मैंने 1988 में मास्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया। मैंने जब पीएचडी का
सब्जेक्ट सोचा, भाई मुझे पीएचडी करनी थी। मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था पद्म श्री कृपाल सिंह जी की कला साधना। तो मैं उनसे संपर्क में आया। वैसे वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आते रहते थे, अपने लेक्चर देते रहते थे, लेकिन जब मेरा सब्जेक्ट ही उनके ऊपर हो गया, उनके जीवनी पे हो गया, तो मैं उनके घर जाया करता था और उनके आंगन में देखता था कि वो इस तरह का ब्लू पोट्री का काम होता रहता था। तो वहाँ आने जाने से मेरे पीएचडी के संदर्भ में जब वो उनके पास समय मिलता था तो अपने बारे पे बताया करते थे, और जब उनको बताने की इच्छा नहीं होती, वो अपने कार्य करते थे, तो मैं वहाँ बैठे आर्टिजनों के पास बैठ जाता था। और वो कभी कोई बॉडी बना रहा है तो उसके पास बॉडी बनाने लग जाता था, डिज़ाइन बना रहा है तो उसके पास बैठ जाता था। एक बार डिज़ाइन बना रहा था मैं, तो कृपाल सिंह जी ने देखा, अरे तुम बना रहे हो? मैंने हाँ जी। बोले चलो ठीक है। फिर वो अपने स्टूडियो में अपने काम की उन्होंने कहा, भाई चलो इसको बनाओ तुम। तो काफ़ी लगभग उनकी कसौटी पे मैं उतरा और उन्होंने मुझे कई चांस दिए फिर कि भाई देखो तुम ये बनाओ, इसकी भी कॉपी करो, इसको करो। तो उनका तो प्रोडक्शन बढ़ा और मुझे सीखने को मिला। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इस तरह नीले पात्र, नीली आभा, जो नीला रंग है सुकून देने वाला, जो मुझे बचपन से ही प्रिय था, मैं उसके प्रति इतना जुड़ गया कि मैंने अपना कैरियर ब्लू पोट्री में ही बनाया। शुरुआत में जब मैंने वहाँ जब उनका मतलब अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से मैंने उनका दिल जीता और उन्होंने भी तन्मयता से मुझे बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया, सिखाया अपना कार्य की कॉपी करने। तो मुझे बहुत अच्छा सुकून देने लगा। फिर मैंने कई चीज़ें, मेरे मन में द्वंद्व उठने लगे कि यार अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बार मैंने जो उसी पीएचडी के सिलसिले में जब बात करता था, तो मैंने एक बार एक क्वेश्चन किया उनसे कि गुरुजी मैं ये देखता हूँ कि ब्लू पोट्री में यही मोटे मोटे फूल पत्तियाँ, मोटी मोटी ज्योमेट्रिकल, ये नयापन क्यों नहीं आ रहा? जो एक देखता हूँ वही चीज़ें नज़र आ रही है। तो बोले आएगी, कोई आर्ट स्टूडेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो इसमें ज़रूर 100% इसमें परिवर्तन आएगा, वरना तो ये जो अभी आर्टिजन हैं वो जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं, उनके सामने एक क्रिएटिव या नयापन वो लाने में समर्थ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बार लेक्चरर के लिए एक वैकेंसी निकली थी, तो मैंने वहाँ सरकारी, तो मैंने भी फॉर्म भरा था और मेरा इंटरव्यू था, और जिनके अंडर में मैं पीएचडी कर रहा था वो उस इंटरव्यू में बैठे हुए थे और मेरे चहेते जो लेक्चरार थे वो भी थे वहाँ पे। मेरा 100% मेरा लेक्चरशिप में जाने का था, लेकिन गुरुदेव ने कहा, मैंने उनसे कहा गुरुजी मैं कल नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों, कल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साहब मेरा एक इंटरव्यू है, मैं अजमेर जाऊँगा और मैं लेक्चरार की है मेरी। तो बोले क्या मास्टर बनना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं मास्टर नहीं लगते। अरे वही बात है, छोटी क्लास को पढ़ाने वाला ही मास्टर होता है और बड़ी क्लास को पढ़ाने वाला ही मास्टर होता है। अरे मैंने तो सोचा था पर इस ब्लू पोट्री में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं खैर। फिर उन्होंने इस तरह का मुझे 2 घंटे तक लेक्चर दिए और वो मेरा इतना ब्रेन वॉश हो गया कि मैंने वो वहाँ जाना ही कैंसिल कर दिया, सुबह गया ही नहीं। और बस समझ लो कि मैंने अपना कैरियर वहाँ से मेरा पूर्णतः, वैसे तो प्रारंभ हो चुका था लेकिन पूर्णतः कि मैं ब्लू पोट्री के प्रति ही समर्पित हो चुका था कि अब मुझे सर्विस नहीं करनी, मुझे अपना ही कैरियर इस ब्लू पोट्री में ही बनाना है। तो मैं गुरुजी के साथ मिलकर कई कार्य करता था, लेकिन फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम से मुझे ये होने लगी कि जो मैं चाहता था वैसा मैं कर नहीं पा रहा था कि मैं बताता तो, क्योंकि अब कोई नुकसान वो अपने घर स्टूडियो में कैसे भुगते। तो उन्होंने कहा नहीं ये इससे ये नुकसान हो सकता है, ऐसे करने से ये बिकेगा नहीं, ये डिज़ाइन चलेगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे होता। तो 1993 के अंदर मैंने अपना स्टूडियो चालू किया। वहाँ पे जो मेरे मन में कई चीज़ें जो चल रही थी, यानी डिज़ाइन को लेके, आकार को लेके और कई कलरों के जो मिश्रण था उनको लेके, तो मैंने सब वहाँ प्रारंभ किया। जैसे कटिंग वर्क का, एम्बोजिंग वर्क था, तो उन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल अपने स्टूडियो में बैठ के जो मेरे मन में चलता था वो द्वंद्व मैंने उसको साकार करने की कोशिश की। और धीरे धीरे पहले बार बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ा निराश भी है, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से था
कि जहाँ इकोनॉमी की ऐसे छूट नहीं थी। हम 5 भाई, एक सिस्टर थी, तो बड़े समस्या इकोनॉमी आती थी, तो इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ता था। तो लेकिन फिर भी मैं कला के प्रति इतना था कि मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। मुझे ऐसा कि लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। पैसा नहीं था, लेकिन मुझे सुकून इतना मिलता था कि मैं उसका आप कुछ शब्द उसके लिए मुझे नहीं मिल रहे। फिर मुझे देखा कि अब कि भूखा भजन ना होए गोपाला, क्योंकि केवल अपन काम ही काम करते रहेंगे, अगर ये माल नहीं बिकेगा तो फिर क्या करेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ लोग जैसे न्यूज़पेपर वाले में हमारे एक जानने वाले थे, जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो वहाँ किसी को, एक पत्रकार थे, वो उनको लेके आए, डीपीआर के जो राइटर थे वो उनको लेके आए और उन्होंने कहा देखो ये यहाँ ये ब्लू पोट्री का काम चालू किया। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो बिल्कुल नया हो रहा है। तो इस तरह के उन्होंने अपने मैगज़ीन में छापा, एक न्यूज़ अखबारों में भी छापा। तो ऐसे धीरे धीरे न्यूज़पेपर वालों और ये मैगज़ीन जो लेख लिखने वालों को, उनमें जब आने लगा तो लोग मुझसे जुड़ते हुए चले गए। मैं अकेला चला था, लेकिन धीरे धीरे कारवां इतना लंबा होता हुआ चला गया कि मुझे अपने ऊर्जा इतनी मिलने लगी अपने कार्य के प्रति कि लोग मुझसे जुड़ते हुए चले गए। क्योंकि जो ब्लू पोट्री में काम नहीं हो पाता था वह मैं करता हुआ चला गया। और ऐसे फिर एक्सपोर्टर, आर्ट लवर वो हमारे पास आने लगे। भाई देखिए, तो सबसे पहले एक हमारे पास एक बिजनेसमैन जो आया, वो बिल्कुल चाहता था कि मुझको कलात्मक चाहिए, मुझे बिल्कुल हटके चाहिए, ब्लू पोट्री में जो बनता है उससे बिल्कुल अलग हटके। तो वो आके बोले देखो ये लो, क्या आप ये कर सकते हो। मैंने कहा साहब देखो, मेरी डिक्शनरी ना तो है नहीं, मैं पूरा प्रयास करूँगा और अपनी कसौटी पे उतरने की कोशिश करूँगा। तो बोला कि ठीक है। और उन्होंने मुझे बोले ये सैंपल बनाओ आप, और उन्होंने पैसा भी मुझे रखा जो मुझे ज़रूरत थी, मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पा रहा था। बोले आप ये सैंपल बनाओ, ये एडवांस बतौर लीजिए। उन्होंने हड़प्पा के जो पात्र के जो वहाँ मिले थे, जिस तरह की मटकियाँ, जिस तरह के शेप के आकार बर्तन वहाँ जो मिले, वो मुझे उनकी फ़ोटोग्राफ उन्होंने दिखाई। बोले आप इसको इस शेप में ब्लू पोट्री बनाओ, जैसे नैरो बॉटम का और ऊपर आके बड़ा पॉट था। तो वो बनाना इस ब्लू पोट्री में बड़ा ही एक अपने आप में चैलेंज है। तो वो मेरे सामने एक बड़ा ये कहना है, मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा और अपनों का प्यार और मेरा परिश्रम, ये सब मिक्स होकर ऐसे रंगत लाए कि मैं उनकी कसौटी पे उतरा। और उन्होंने जैन तंत्र के जो डिज़ाइनें थी, उन्होंने मेरे सामने एक बुक ला के रख दी उनकी कि भाई आप ये देखिए और इसमें से जो अपने तरीके से इसको कंपोजिशन आप करना चाहें वो कीजिएगा, बस ऐसा लगना चाहिए कि देखने वाला देखता ही रहे। तो मैंने कहा, तो उनकी वो वैसा भी आज कलर कॉम्बिनेशन, वो सब शेप आकार सब वैसा चला गया। उन्होंने मुझे 3 साल तक रेगुलर मुझे काम दिया। और ये समझिए कि मुझे, वो कहते हैं ना, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है या कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहला होता है कि माल बेचना, कि हम बना तो रहे हैं, क्या बाज़ार में ये बिकेगा या लोग इसे पसंद करेंगे। तो पर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो मुझसे जुड़ते हुए चले गए। और वो मेरी जो काम थी, मेरे साथ भी जो आर्टिजन भी और भी लोगों को मैं ट्रेन करता गया और ब्लू पोट्री को आर्टिजनों को रोकता गया। तो हम 10-15 लोगों को हम हमारे साथ में जोड़ते चले गए और प्रोडक्शन करने लगे और नई नई डिज़ाइनें बनाने लगे। और मैं अपने तरह से एक अलग कार्य भी करता हुआ चला गया। और धीरे धीरे ये कारवां आज यहाँ तक पहुँचा कि भारत सरकार ने 2009 में मुझे नेशनल अवार्ड और 16 में शिल्प गुरु की उपाधि देके मुझे ही नहीं, मेरे से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं उनको धन्य किया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जब कार्य से हम जुड़ते हैं तो उसमें आत्म बड़ा ईमानदारी से अपने परिश्रम करते हुए चले जाओ। अकेले चलते हैं लेकिन कारवां जुड़ता हुआ चला जाता है, पर उसमें आपकी ईमानदारी, अपना परिश्रम और अपनी सोच जो एक आर्ट को एक नया क्रिएटिव दे, हमारी पारंपरिक कला भी बची रहे और नया भी ऐड हो जाए, यही कला एक अपनी ऊंचाइयों को छूती है। अब ये देखिए कि ये तो ब्लू पोट्री ये अपने आप में एक दुनिया में अलग क्यों है,
क्योंकि जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है और विश्व की जितनी भी पॉटरी है, वैसे तो इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने सभ्यता की ओर जब कदम रखा तभी पॉटरी की ज़रूरत पड़ी थी। तब जैसे जो किले जहाँ जो मिले उन लोगों को वो बनाते हुए चले गए और हज़ारों सालों का इतिहास है कि यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। तो विश्व में जितनी भी पॉटरी बनती है वो सब किले से बनती है, लेकिन जयपुर की ब्लू पॉटरी सिलिका यानी क्वार्ट्स पत्थर यानी चकमक पत्थर, जिसको 1600 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर से अबाउट दिया जाए तो वो ग्लास बन जाता है। एक बाजरे की आटे की जैसे रफ, जिसमें लोच एक तनिक भर भी नहीं है, ऐसे को एक आकार देना जो व्हील पे कभी बन नहीं सकता पोट। जैसे मिट्टी वाले कुम्हार तो उसको व्हील पे पोट बना देते हैं, बाउल बना देते हैं, कई चीज़ें बना देते हैं, लेकिन हमारे इसमें इतना लोच नहीं है, तो इसलिए इसका मोल्ड द्वारा इसके हम लोग असेंबल कर करके शेप देते हैं। ये एक अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें लोच नहीं होने के बाद में भी हम उसके बड़े बड़े बर्तन बना देते हैं। तो लोग पहले 20-21 इंच तक के बनाने में बड़े डरते थे, यानी 12 इंच की प्लेट बनाना तो अपने आप में वो एक चैलेंज हुआ करता था। तो हमने उस चैलेंज को धीरे धीरे हम भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हुए चले गए और आज हम 19-20 इंच की प्लेटें बना रहे हैं, 36 इंच के फ्लावर वास बना रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ब्लू पॉटरी यही एक जयपुर की ब्लू पॉटरी जो टोटल हैंडमेड है, कहीं भी इसमें आज भी मशीनरी का कहीं भी प्रयोग नहीं है। तो इसमें सिलिका और कतीरा गोंद, ग्लास पाउडर, साजी और मुल्तानी मिट्टी का एक निश्चित अनुपात में रेशो मिक्स होके इसके डोम बनाया जाता है और डोम मोल्ड द्वारा इसका आकार दिया जाता है। तो ये दिखने में सरलीकरण है, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तो जैसे एक महिला को अगर बाजरे की रोटी जब बनाती है तो उसको बड़ी, चपाती बनाना आसान है, बाजरे की रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो वही सेम प्रोसेस हमारे इस जयपुर की ब्लू पॉटरी में है। तो इसलिए, और यहाँ जो ब्लू पॉटरी का जो एक जड़ें जो जमी, क्यों बेसिक जैसे मैंने बताया कि ये वैसे पर्शियन कला है, तो पर्शिया से हमारे यहाँ जयपुर में आने के कारण और जयपुर में इसका क्लाइमेट सूट होना और यहाँ के रॉ मटेरियल इजीली यहाँ मिलना, ये सब एक इसको यहाँ स्थापित करना, इन राजाओं की सोच। देखिए राजस्थान है, ये राजस्थान एक ड्राई एरिया, आज विश्व में कहीं भी जाओ तो आप कहेंगे कहाँ रहते हैं आप, इंडिया में कहाँ, राजस्थान। उनके मस्तिष्क भी आता कि राजस्थान ड्राई, वो एक सूखा इलाका है जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है। तो राजाओं की सोच थी कि यहाँ इसीलिए कलाओं को प्रोत्साहन दिया ताकि लोगों को रोजी रोटी का, वो अपने रोजी रोटी कमा सके। और इसीलिए कलाओं को यहाँ पे देखिए बहुत सी कलाएँ यहाँ पे, अगर विश्व में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कलाएँ इंडिया में हैं, और इंडिया में बात करें तो राजस्थान में है, और राजस्थान में बात करें तो जयपुर एक केंद्र है जिसमें इतनी कलाएँ हैं कि, और ये हमारे राजा महाराजाओं का, और सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे सवाई राम सिंह जी द्वितीय का जाता है। तो ये कलाओं को जो डेवलप होता है तो वो वही राजाश्रय का ही खेल है सारा। तो ब्लू पॉटरी जो मैंने बताया कि यही एक टोटल हैंडमेड है, और इसमें जो कलरों का इस्तेमाल होता है वो कलर भी इसमें नेचुरल होता है, कोई केमिकल नहीं है। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये सारे कलर्स, जैसे ब्लू पॉटरी नाम इसका ये दिया हुआ अंग्रेज़ों का नाम है। पहले इसका नाम संगीने, जो पर्शियन नाम है संगीने, यानी तराशा हुआ नगीना, यानी क्योंकि ये 45 स्टेप से निकलने के बाद में एक पॉट तैयार होता है, यानी वेरी हार्ड और वेरी लॉन्ग प्रोसेस है इसका। तो 45 स्टेप जब, तो जो आज का यूथ जो सोचता है यार इतना लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए लोग क्या है कि इसका एक लिमिटेड कारीगर भी काम कर रहे हैं सारे। तो इसमें 45 स्टेप, जैसे हमने 1 प्रारंभ किया भरन निकालने से लेके जो फायरिंग के बाद तक का, वो पूरा काउंटिंग होता है सारा। दुनिया में पॉटरी आप कहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन देखने के लिए, बनती हुई देखने के लिए जयपुर में ही आना पड़ता है। यही एक ऐसी मात्र पॉटरी है जो टोटल आज भी बिना किसी मशीनरी के टोटल हैंडमेड है। कलर जो इसके होता है वो सारे परमानेंट होता है, हज़ारों साल तक ये कहीं नहीं जाए, लेकिन एक ब्रेकेबल ज़रूर है, अगर गिर जाएगी तो टूट सकती है। लेकिन अगर आप धूप पानी में, जैसे हमारे यहाँ की आराइस पेंटिंग है,
जो उसका लॉन्ग लाइफ है, ऐसे ही ये जयपुर की जो ब्लू पोट्री है इसके कलर भी इतने लॉन्ग लाइफ हैं। और इसके जो मुख्य जो कलर है कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। अब इसका जो जयपुर ये ब्लू पोट्री का जो नाम जो पड़ा वो भी एक बड़ा एक रहस्यमय कहानी है कि जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो भोला कुमार जब दिल्ली में काम करता था, पहले हाट बाज़ार लगा करता था, तो वो हाट बाज़ार में अपने पात्र बेचते जाता था। तो अंग्रेज़ जब उधर से गुजरते थे तो देखते थे पॉटरी, यानी ये कुम्हारी कला में तो आती है, तो कहता है ओ पॉटरी, ओ ब्लू पॉटरी। तो ये ब्लू पॉटरी अंग्रेज़ों ने जब इसको ब्लू कलर की वजह से इसको ब्लू पॉटरी बोलना प्रारंभ किया तो इसका नामकरण ब्लू पॉटरी हो गया। अब जयपुर ब्लू पॉटरी जयपुर में पूर्ण रूप से स्थापित होने की वजह से जयपुर के साथ में जयपुर ब्लू पॉटरी के नाम से विश्व में जानी जाती है। और अब तो पूर्णतः हम गर्व से कह सकते हैं 2009 में इसको पेटेंट जीआई कराया गया। भारत सरकार डीसी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से इसको पेटेंट कराया गया। राजस्थान की सबसे पहली जीआई प्रोडक्ट है ये। तो अब तो हम गर्व से कहते हैं ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर के नाम से दुनिया में ये मशहूर है, अपनी कलात्मकता की वजह से, अपने कलरों की सुंदरता की वजह से, अपने जयपुर की जो आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनिंग है, उनकी वजह से दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जयपुर की जो जैसे एनआईडी है, निफ्ट है, वहाँ से जितने भी आर्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो जयपुर की ब्लू पॉटरी पे वर्क करते हैं। और हमारे महीने भर 15 दिन 20 दिन यानी ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर तक वो यहाँ रहते हैं और वर्क करते हैं। तो वो अपना एक अलग हट के प्रोडक्ट लेके आते हैं वो कि सर हमको इस तरह का बनाना है, क्योंकि वो दुनिया की पॉटरी की स्टडी करते हैं उसके बाद में वो हमारे यहाँ आते हैं कि वो एक अलग शेप लाते हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसकी एक सीमाएँ होती हैं कि इस आधार पर ही आप वर्क कर सकते हो। लेकिन हम उसे स्वीकारते हैं कि नहीं, ये स्टूडेंट अपनी आस लेके आया है, इतने दूर से आया है, तो इसको निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है यार ये मुश्किल काम है, लेकिन हम उसको किस तरह उसको कसौटी पे लेके आए ये हम पूरा प्रयास करते हैं। और वो कसौटी जब उतर जाता है तो हमें उससे जितनी खुशी मिलती है उससे ज़्यादा मुझे मिलती है। क्योंकि देखिए कि वो जो इतना अपने एक आइडिया लेके आया, उस आइडिया को हमने कसौटी पे उतारा, तो ये हमारे लिए एक नया क्रिएटिव वर्क हो गया। क्रिएटिव इसलिए क्योंकि लोग हमारे यहाँ कई लोग आते हैं कि सर हम भी साल भर पहले आए थे, देखिए अरे ये तो हमने कल पिछले बार देखा ही नहीं, ये कब बनाया। तो हम लोग क्या स्टूडेंट को तो डायरेक्ट सिखाते हैं और इनडायरेक्ट हम उनसे सीखते भी हैं। क्योंकि हम देखो आज हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है यूथ की वहाँ से प्रारंभ होती है, और आज का मार्केट क्या डिमांड है उसमें वो लोग लेके आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वो शेप आकार वहाँ से हमें आइडिया मिलता है, फिर हम उसमें परिवर्तन करते हैं और फिर हमारी पारंपरिक जो हमारी डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इससे एक नई चीज़ डेवलप हो जाती है। अब जब आने वाला कस्टमर, आने वाला आर्ट लवर वो जो उसे लाइक करता है, तो हम ये समझते हैं हम अपनी कसौटी पे उतर गए और हमें इतना सुकून मिलता है कि भाई हम जो जिस राह पे चल रहे हैं वो वाकई में हम सही दिशा में है कि हम इस कला को और अग्रणीय ले जाएंगे। 2009 में हमने एक समिति बनाई थी जिसमें हमने 365 लोगों को जोड़ा था, आर्टिजनों को। धीरे धीरे क्योंकि इतना लॉन्ग प्रोसेस होने की वजह से लोग धीरे धीरे क्या है कि वो जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग उनके बच्चों को अपनों ने सिखाया नहीं। मैं अक्सर कहीं भी जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आप पारंपरिक तरीके से लोगों को सिखाएं, जैसे कि पिता कर रहे हैं तो बच्चों को भी सिखाएं, तो उसमें क्या निखार ज़्यादा आएगा। क्योंकि जो ए से स्टार्ट करेंगे तो वो तो बचपन में वो सीख जाते हैं, उसके आगे वो क्रिएटिव कर सकता है। लेकिन उनसे पूछते हैं नहीं साहब इसमें क्या मिलता है, हम ही चला रहे हैं, खाली गृहस्थी चल रही है, इस तरह का जवाब मिलता। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा तो ये आर्ट लुप्त हो जाएगी। तो आज अगर हम बात करते हैं तो मात्र को 150 लोग के लगभग ही इस ब्लू पोट्री के हस्तशिल्पी रह गए, क्योंकि यूथ हमसे जुड़ नहीं रहा। हज़ारों हमारे कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा आर्टिज़न हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं
और इसके माध्यम से वो अलग अलग अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं, जैसे ज्वेलरी के साथ जुड़ के भी कर रहे हैं, ब्लू पोट्री को ज्वेलरी में भी ले गए हैं, है ना। और इस तरह से वो इंटीरियर के साथ में जैसे टाइलें बनाना, कोई कंपोजिशन बनाना, है ना, इस तरह से वो और अलग अलग चीज़ों से इन्वॉल्व हो गए। लेकिन पूर्णतः जो जैसे पॉटरी को कैसे हम लोग डेवलप कर सके, तो वो लोग ऐसे नए यूथ जुड़ नहीं पा रही। ये एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार भी कई बार हमको प्रोग्राम देती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, क्योंकि यूथ जो सिटी वाले, देखिए ये आधुनिक युग है, आदमी मशीनरी युग है। और मशीनरी युग में एक ज़माना था कि फ़ोन पे मुझे अगर कहीं बाहर बात करनी होती तो मुझे सुबह बुक कराना पड़ता था, शाम को बात करनी पड़ती है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आज मोबाइल में इतनी फैसिलिटी होगी, उसमें उसके माध्यम से हम तुरंत विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति से बात कर सकते हैं और वहाँ की जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं। तो उस ऐसे युग में यूथ के सामने क्योंकि बहुत जल्दी रेडी चाहिए, तो वो इस पॉटरी में संभव नहीं है। इसका प्रोसेस है 1 महीने का। 1 महीने का, चाहे एक आइटम बनाओ चाहे 100 आइटम बनाओ, उसको 1 महीना लगेगा। तो महीना लगेगा कि हर एक प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पर कदम रखा जाता है। तो इन चीज़ों को जब देख रहा था तो मेरे क्या 2 बेटियां हैं, जब वो अपने बचपन से तो मेरे साथ अपने स्टूडियो पे आती रहती थी, छुट्टियों में अपने कार्य भी करते रहते थे। तो बड़ी वाली बेटी जो इसने मास्टर इंटरनेशनल किया, और तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं अब ये अगर पूर्णतः मेरे साथ जुड़े। जो मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को इसमें इसके साथ इन्वॉल्व करो, तो मेरे को भी ये रहेगा कि मैं और थोड़ा गर्व से कह सकूँगा कि भाई अपने बच्चों को भी जोड़ो। मैंने उसके सामने ये समझ कि भाई उसको करना क्या है। तो मैंने बोला कि भाई तुम क्या करोगे? बोले पापा देखते हो मैं कुछ अपना बिजनेस कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा अपने साथ ये अपना काम है, ये करो। तो बोले देखते हो। मैंने कहा नहीं, तुम ऐसे करो 1 महीने चलो। तो कोई भी आर्ट जो चीज़ है वो प्रेशर से हम किसी से नहीं करवा सकते। जब वो आत्म अपने पूरे भाव से उस कला के प्रति समर्पित होता है तभी उसमें वो कर पाता है और निखार ला पाता है। तब तो उसके दिमाग में आ गई बड़ी वाली बेटी की कि बोले नहीं ठीक है कि चलो मैं 1 महीने चलती हूँ। तो फिर उसने कुछ कार्य किया। मेरे को भी शंका हुई कि यार ये कंटेम्प्रेरी आर्ट को करिए, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पर कोई बात नहीं, अपना स्टूडियो बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको बनाने दो। कुछ जो कस्टमर हमारे यूएसए से अरे तो यूके के ये आने लगे और उसके आर्ट को खटा, अरे ये नया एक क्रिएटिव नज़र आया तो वो बिकने लगा। तो उस बिटिया को भी जोश आने लगा। तो वो धीरे धीरे फिर तो वो इतना उसको लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, अरे वाह बेटा तुमने बनाया गरिमा, उसका नाम गरिमा है। तो उसने कहा अच्छा गरिमा तुमने बनाया, अरे वाह बहुत अच्छा। तो इस तरह का उसको भी इतना उससे लगाव हो गया इस कला के प्रति कि आज वो मेरे साथ जुड़ के, और जब से वो मेरे साथ जुड़ के कार्य कर रही है, जहाँ मैं सोचता हूँ, मैंने कहा ना यूथ वहाँ से आगे की बहुत आगे की सोचते हैं। हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच चालू होती है। आज मेरा अगर दुनिया में एक अगर अपने देख कहता है कि आप कितना कलाकार कला के प्रति कितनी पारखी हो, लेकिन उसको एक जब तक एक अच्छा मंच नहीं मिलेगा तो उसको लोगों तक उसकी कला पहुंच नहीं पाती है। तो ये बेटी ने बखूबी से ये कार्य किया कि क्योंकि मैं और ये ऑनलाइन का ये कंप्यूटर से थोड़ा वाकिफ़ कम हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ नेट वगैरह का। तो उसने इस ज़रिए से इस तरह से लोगों से जुड़ाव किया, हमारे आर्ट के बारे पे प्रमोट किया, लोग हमसे जुड़ते गए। जुड़े हुए तो थे लेकिन और ज़्यादा लोग जुड़े, बैकग्राउंड और विशाल होता हुआ चला गया। यूएसए के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सीईओ एक बार वो लोग आए हमारे यहाँ, और वो जब देखा, जब उनसे वार्तालाप की, तो वो इतने प्रभावित हुए कि वो अपने ग्रुप को यहाँ हमारे यहाँ जयपुर जब कोई यूएसए का ग्रुप आता है तो वो हमारे यहाँ ज़रूर विज़िट करता है। आर्ट विजिट सेंटर के नाम से हमारा प्रमोशन उन्होंने अपने टूरिज़्म गाइडलाइन में किया और 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने वहाँ डाली। तो इस तरह से वो हमारी कला का, हमारे इंडिया के जयपुर की ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर का नाम इस तरह से धीरे धीरे लोगों तक पहुँचने लगा। और बहुत से लोग आर्ट लवर जो सिरामिक ब्लू पॉटरीज के जो कलाकार हैं वो लोग हमसे आने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ के सीखे हुए स्टूडेंट उनके यहाँ जाके कुछ वर्क करते थे। तो देखते भाई ये तुम थोड़ा अलग हट के वर्क है,
तो वो बोले कि नहीं साहब हमने वहाँ सीखा। तो वो लोग वहाँ से आते थे हमारे यहाँ 10 दिन के 15 दिन के ट्रेनिंग लेके जाने लगे। तो ये इस तरह का धीरे धीरे विकास इसका वो जो दायरा जो मेरे द्वारा भारत सरकार के सहयोग से जो बढ़ रहा था, बेटी के जुड़ने से ये और विशाल, यानी एक कहते हैं पहले जब हमने कुआं खोदा, फिर उसको तालाब के में स्वरूप बदला, फिर बड़े एक बांध के रूप में किया, आज विशाल समुद्र के तरह। और हम लोगों का, और मैं ये श्रेय हमारे कार्य का जो श्रेय है वो देखिए, जैसे रिपोर्टर है, इंटीरियर वाले हैं, आर्किटेक्ट हैं और न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो हमारी ब्लू पोट्री को अच्छे तरीके से उन्होंने अपने चैनलों पे प्रस्तुत किया। जो हमारी भारतीय एक जो पारंपरिक जो कलाएं हैं उनको प्रमोट किया। जो जयपुर ब्लू पोट्री है उसको अपने तरीके से उन्होंने प्रमोट किया। यही कारण है कि आज दुनिया में ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर का नाम जयपुर के साथ में जुड़ा हुआ है, जो एक जीआई, पहला जीआई प्रोडक्ट भी है। और देखिए काम अगर कोई भी करेगा तो उसको पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। मेरे लाइफ में भी बहुत से ऐसे अपने आप चैलेंज आए कि कई बार है कि भाई मुझे ये क्या करना। जैसे सबसे पहले तो कहते हैं ना कि भाई आप माल बना रहे हो, लेकिन अब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन उसको मार्केट कहाँ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपना कार्य को फोकस रखिए। कार को इतना, मतलब वो कहते हैं ना कि एक पत्थर को इतना तराशिए कि वो डायमंड जो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती हुई चल जाए। जितनी उसमें कट्स, उसकी फिनिशिंग, उसके शेप आकार जो दिएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी हिसाब से मैंने जब से मुझे आज 38 साल से हो गए इससे जुड़े हुए ब्लू पोट्री से, और मैंने यही देखा कि अपने कार्य को फोकस रखो और परिश्रम और निराश मत हो। क्योंकि हमने जब बड़े बड़े बनाते हैं, जब हम नया आकार शेप देते हैं तो वो देखते हैं वो डैमेज हो जाता है। यानी 3 महीने में अगर हम कोई फ्लावर पॉट बना रहे हैं और उस पर 1 महीना उसको डिज़ाइनिंग में कर रहा है, यानी कुल मिला के 4-5 महीने अगर हम उस पर लगा रहे हैं और वो क्रैक हो जाता है, आप सोचो उस क्या बीतेगी। उन सबको आप पेशेंस रख के उसको एक्सेप्ट करो, तब आप इसमें ज़रूर अपनी कसौटी पे उतर सकते हैं, अपनी कला की बारीकियों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो खाली जो क्रीम लोगों तक आती है। जैसे आज मकान के बारे में अगर देखते हैं तो मकान बाहर से आवरण बहुत सुंदर है, बाहर से डेकोर इतना सजा हुआ, इतना बाहर का आउटिंग जो होता है, इंटीरियर जो किया हुआ होता है, इतना सुंदर लगता है। लेकिन वो टिका हुआ किस पे है? नीम। वो नीम का अस्तित्व नहीं होगा कोई मकान में बाहर के आवरण के वाह करेंगे। जो जिस पे वो टिका हुआ है वही महत्व रखता है, और वह होता है पेशेंस। वही अगर नीम के पत्थरों से ही हम मकान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो हमारी जो वो है पेशेंस, धैर्य रखना, और धैर्य के साथ में आप इसके साथ जुड़े रहिए। अपने विचार जो है उनको सही आकार दीजिए, ड्राइंग कीजिए, उस अकॉर्डिंग आप अपना बर्तन बनाइए, अपना वॉश बनाइए, अपने कई जो भी है, जो आज पब्लिक में क्या डिमांड है उसके हिसाब से आप चलिएगा कि आज किस तरह का मार्केट है। तो पर एक ज़रूर बात ध्यान रखिए कि हमारा ट्रेडिशनल आर्ट भी लुप्त ना हो। ऐसा नहीं हो कि हम पूरा कंटेम्प्रेरी आ गए। बोले यार ब्लू पोट्री में ऐसा नहीं होता था, तो अपनी पारंपरिक भी बनी रहे, परंपरागत जो हमारे चित्रांगन जो चित्र है वो भी बने रहे, अलंकरण है वो भी बने रहे, और एक नवीनीकरण भी अनायास उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरह से ये मेरा अक्सर यही फोकस रहा है। और मैं आज जब सोचता हूँ, मैं लोगों के बारे में जब सोचता हूँ कि हमारे स्टूडेंट बहुत से लोग जाके अपना स्टूडियो खोलते हैं और वो उनको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो क्या है, प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। जहाँ प्रोडक्शन आएगा वहाँ क्वालिटी नहीं आएगी और ना वो ऐसे आर्ट को प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन लोगों के सामने वो ये आता है समस्या कि सर हमको तो हम कैसे बेच पाएंगे। तो वो पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंस नहीं रखता है, और वो यही कारण होता है कि वो ब्लू पोट्री को प्रमोट करने की बजाय खाली ब्लू पोट्री का एक कॉमर्शियल व्यापार पे ही निर्भर हो जाते हैं। इससे उसके आगे का जो चांस है, इसीलिए कारण है कि उनको इतना मिल नहीं पाता, और वो नहीं मिल पाने की वजह से वो अपने बच्चों को दूसरी ओर
इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो कला वहाँ तक ही रहती है। तो मेरा यूथ से यही है कि देखिए इन कलाओं से जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ब्लू पोट्री, मैं तो कह रहा हूँ सभी कलाओं जो पारंपरिक कलाएं हैं, जैसे हमारे साथ आइएगा और जिससे ये कलाएं भी जीवित रहेगी। वरना इतिहास के पन्नों पे ये माना जाएगा कि यार ब्लू पोट्री होती क्या थी, ऐसे पात्र हुआ करते थे क्या। तो यूथ को मैं यही कहता हूँ कि भाई यूथ हमसे जुड़िएगा और हमारी पारंपरिक कलाओं का भी जो संरक्षण होगा और उनको रोज़गार भी उपलब्ध होगा। जो बेरोज़गारी की जो इतनी लंबी कतार जो लगी हुई है वो भी कम होगी। और सबसे मेन बात जो है वो स्वाभिमान से जीना हो तो भारतीय हस्तकलाओं से जुड़िएगा। और आज तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल आर्ट के जो हमारी कलाएं हैं, पारंपरिक कलाओं पे, उन पे भी फोकस किया। ये सच बात है। कोई ज़माने में मैं ऐसे अपने लेक्चर में लोगों को कहा करता था कि भाई 95% हम एक्सपोर्ट पर निर्भर करते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि 90% तो हमारे भारत के अंदर ही मेरी पोट्री खप रही है। कभी सोचता था यार साउथ में नहीं बिकती है, साउथ से मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अच्छी इसकी मांग है। और ये आफ्टर कोविड तो मेरे को बहुत ही अच्छा ऐसा ये देखने को मिला कि कोविड के बाद में जैसे हम लोग टी लाइट्स वगैरह, ये गिफ्ट वगैरह, तो इस तरह का जो वॉश वगैरह, ये गिफ्ट के जो दिवाली वगैरह पे न्यू ईयर के गिफ्ट जो देते थे, तो लोगों ने, हमारे पास इतनी डिमांड आई कि हमारे पास लोगों की जो संख्या के हिसाब से, जैसे कोई 500 पीस मांग रहा है, कोई जैसे टी लाइट्स के मांग रहा है, सर 10,000 पीस चाहिए हमारे को, क्योंकि 5-5 का ऐसा। तो ऐसा हमारे पास इतना स्टॉक होते हुए भी लास्ट में हम लोगों को मना करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी कलाओं को यहाँ भी अब स्थान, लोगों की सोच बदल चुकी है और लोग इसे लाइक कर रहे हैं और अपने घर के कोने में कहीं ना कहीं हमारी कलाओं को स्थान दे रहे हैं। क्योंकि एक ज़माना था कि वो एक खाली एक रोटी कपड़ा मकान तक ही सोचते थे, लेकिन आज वो इंटीरियर पे भी आज के यूथ जो पढ़ रहे हैं, अब हमारी जो शिक्षा जो ग्रहण करने के बाद में उनकी सोच जो बदल रही है, वो सोच बदली है तो कलाकारों का जो रोज़गार है वो भी बढ़ा है। क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो कार्य बढ़ा है, कार्य बढ़ा है तो अर्निंग भी बढ़ी है, पैसा आएगा। और जब पैसा आता है तो वो कलाकार की और भी सोच उस पर फोकस होती है और उससे ज़्यादा नए नए आयामों को उसको इन्वॉल्व करता है। जो हमारी जो कलाएं हैं, अगर यूथ इसमें इन्वॉल्व होगा तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर ये कलाएं और आगे से आगे, ये ब्लू पोट्री जो मेरे लिए एक अपने आप में इतना मायने रखती है कि देखिए मैंने अपने कोई सरकारी नौकरी या और बिजनेस ना अपना के इस कला को अपनाया, क्योंकि इसमें इतना सुकून मिलता है। क्योंकि एक तो रंग इसका ब्लू है तो अपने आप में एक कूल रंग है, और दूसरा क्या है कि ये आध्यात्मिक है। जैसे योगी हिमालय की तलहटी, हिमालय पे जाके ध्यान करता है, ईश्वर की आराधना करता है, तो ये भी एक पूजा है। अगर आप पूरा आत्मनिर्भर यानी पूरा फोकस अपने उस पर रख के आप करोगे तो बहुत सुकून मिलता है। और एक नई चीज़ का जो आप कर रहे हो वो क्रिएटिव नई चीज़ सामने भी आती है, तो ये और सुकून देखिए आपको। सबसे बड़ा तो यह है मेरे लिए, ये मेरी कला जयपुर की ब्लू पोट्री, वो मुझे बहुत सुकून देती है। ईश्वर के नज़दीक ले जाने का एक माध्यम है मेरी कला। और मैं ये यूथ के लिए, युवाओं के लिए भी, मैं आज के लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि आप इस दौड़ यानी भाग दौड़ की दुनिया में जो इतना पजल्ड आदमी रह रहा है कि आप देखिए कि सुबह से शाम कब हो गई यार, अभी सुबह निकले थे, शाम हो गई, रात हो गई, फिर भी हम अपने कार्य में पूर्ण नहीं हो पा रहे, अपना काम अधूरा ही रह गया। इन सब चीज़ों से उठने के लिए और रिलैक्स प्राप्त करने के लिए कलाओं से जुड़ना चाहिए। कलाएं सुकून देती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, जब प्रभु के मूर्ति के सामने आप नतमस्तक होके उनका ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से जब अपना स्टूडियो, जो अपना जो कार्य क्षेत्र होता है कलाओं का, वहाँ आप बैठ के जब अपने कला के ईमानदारी से, पेशेंस के साथ में वो जब कार्य करते हैं तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और जो आज की भाग दौड़ के लिए
कि दुनिया में इस भीड़ भरी, इस तनाव मुक्त, मतलब तनाव भरी दुनिया में तनाव मुक्त होने के लिए ये पारंपरिक कलाएँ मैं मानता हूँ कि सुकून देती है। ये मैंने अब तक अपने जीवन में अनुभव किया और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप जुड़ के और फिर महसूस कर सकते हैं अपने ब्लू पोट्री का जो अभी तक का 38 साल के सफ़र के बारे में। मैं आज JHS टॉक शो में आके अपने लाइफ, अपने ब्लू पोट्री की जर्नी का आप इसमें शेयर किया। मैं उनका आभार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं उनका साधुवाद, उनकी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।